वेलकम टू एवरीबडी इन माय यूट्यूब चैनल। बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम जो है पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे यूनिट सेकंड पर, जिसमें हमने अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की चर्चा की। चतुष्क फलकीय क्षेत्र में जो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की हमने चर्चा करी और उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमने किया। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय क्षेत्र की तुलना। उसके बाद में जो लास्ट क्लास में टॉपिक था अपना वो था वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। जो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके, उनमें हमने जो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में इससे पिछली क्लास में चर्चा की। अब आज हम बात करेंगे उसी से आगे जो क्रम में अपना टॉपिक है वो है जॉन टेलर इफ़ेक्ट या जॉन टेलर प्रभाव। देखो, जॉन टेलर इफ़ेक्ट क्या है? ये एलएफटी के आधार पर, एलएफटी क्या है? आपका लिगेंड फील्ड थ्योरी। क्या है ये? जैसे आपका सीएफटी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वीबीटी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी प्रकार से आपका लिगेंड फील्ड थ्योरी एलएफटी। तो एलएफटी के अनुसार डी कक्षकों का जब विपाटन होता है तो सीएफएससी मुक्त होती है, जिससे संकुल स्थायी हो जाता है। यदि इन ईजी व टी2जी कक्षकों का पुनः विभाजन हो तो संकुल का अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है। इसे जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। हमने कहा था कि ईजी कक्षकों और टी2जी कक्षकों का पुनः एक बार से विपाटन होता है, इस प्रभाव को हम जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। ये पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था। जॉन टेलर प्रभाव के अनुसार यदि जेड अक्ष पर लिगेंड व धातु आयन के मध्य दूरी बढ़ जाए तो ईजी व टी2जी कक्षकों का और विभाजन हो जाता है। और मतलब पुनः विभाजन, मध्य दूरी बढ़ जाए तो ईजी व टी2जी कक्षकों का पुनः विभाजन हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण कॉपर +2 आयन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? D9। कॉपर +2 आयन विन्यास के लिए इस विभाजन को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं या निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो कैसे, यहाँ हम इसे समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। यह आपका समान ऊर्जा के जो है 5D कक्षक हैं, जिनमें आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन है। देखो आप यहाँ पर 4 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म है और 5 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब D9 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है। यदि हम इसका जो है अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन करेंगे तो T2G और EG कक्षकों में इसका विभाजन होगा। ये T2G और ये EG। आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा? +0.6 डेल O। और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो -0.4 डेल O ऊर्जा का ये एमिशन करेगा या उत्सर्जन करेगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य की जो ऊर्जा अंतराल हैं वो क्या कहलाएगा? पूरा आपका डेल O दर्शाता है और ये औसत ऊर्जा लेवल है। फिर हमने कहा था, देखो यहाँ इस चित्र सब कुछ स्पष्ट होता है, छोटी छोटी कई सारी डेफिनेशन अपनी स्पष्ट होती है। T2G कक्षक ये औसत ऊर्जा एनर्जी लेवल है आपका। T2G कक्षक किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आप ये कह सकते हो कि जिन कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा स्तर से कम होती है वो T2G कक्षक कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है EG कक्षक किसे कहते हैं? जिन कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होती है वो EG कक्षक कहलाते हैं। यहाँ तक की तो होगी सिंपली बात। अब बात करते हैं हम आगे की, यहाँ से आगे की ये वाली बात हम अब करेंगे। अगर T2G और EG कक्षकों का पुनः विपाटन होता है, पुनः इनकी स्प्लिटिंग होती है, तो उसे हम जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। जॉन टेलर प्रभाव कैसे होगा? देखो यहाँ पर जब इनकी स्प्लिटिंग होगी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएं तो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, ये 3 नीचे जाएं तो ऊर्जा का एमिशन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएं तो ये ऊर्जा का एमिशन करेंगे। तो ओवरऑल ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा ±0 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, EG कक्षकों के विपाटन में आपका जो है dx² y² एंड dz², ये कौन सा है आपका? ये dz² आपका ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर इनकी जो औसत ऊर्जा है, ये औसत एनर्जी, इससे इसकी ऊर्जा कम हो गई।
और इससे इसकी ऊर्जा बढ़ गई। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हैं, इन इलेक्ट्रॉन का वापस से पुनर्वितरण होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें गया एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जहाँ ऊर्जा कम है तो यहाँ युग्मन ऊर्जा जो है इसकी ऊर्जा से कम है तो यहाँ पर ये पेयरिंग हो जाएगी। अब बचा तीसरा इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ जाएगा। हम यूँ कह दें कि पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। समझ में आती है बात। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो कितनी ऊर्जा का एमिशन कर रहा है, वो माइनस बीटा एनर्जी का एमिशन कर रहा है, जबकि dx² में जाने वाला प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्लस बीटा मतलब बीटा एनर्जी का अवशोषण कर रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर स्थायित्व कैसे बढ़ेगा, वो हम स्पष्ट करते हैं, आगे इसको स्टडी करते हैं। देखो पहले आपने डायग्राम पूरा समझ लिया है, इसका नाम लिख देना। z दिशा में लंबे विकृत अष्टफलकीय क्षेत्र में d कक्षकों का विभाजन। देखो अतः उपरोक्त आरेख से स्पष्ट है कि विन्यास में T2G कक्षकों के और विभाजन या पुनः विभाजन से CFSE के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो मैंने यही कहा है कि CFSE के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके समस्त कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक इसके विपरीत EG कक्षकों के पुनः विभाजन से अतिरिक्त CFSE मुक्त होगी जो संकुल के स्थायीकरण में सहायक होगी। इस विभाजन से dx²y² कक्षक की ऊर्जा प्लस बीटा बढ़ गई और इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। किसमें, dx²y² में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार dz कक्षक की ऊर्जा माइनस बीटा कम हो गई और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और dx²y² में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। अतः कुल मिलाकर इस विभाजन के लिए अतिरिक्त CFSE का मान हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। ज़रा यहाँ देखिए, CFSE इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू बीटा इंटू प्लस बीटा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, dz² में, तो 2 इंटू माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, ओवरऑल माइनस बीटा। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल आपकी माइनस बीटा एक्स्ट्रा CFSE निकल रही है, और एक्स्ट्रा CFSE जो निकल रही है ये संकुल के स्थायित्व को बढ़ाती है। अब ये तो हो गए आपके जॉन टेलर इफेक्ट की बात। जॉन टेलर इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों के रंग, स्पेक्ट्रम व ज्यामिति की व्याख्या, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ CFT। ये क्वेश्चन यहाँ से 101% निकल कर आता है, कभी 5 नंबर में, कभी 2 नंबर में, कभी 10 नंबर में। एप्लीकेशंस ऑफ CFT पूछ सकता है आपसे, संकुल यौगिकों के रंग, स्पेक्ट्रम की और ज्यामिति की व्याख्या करा सकता है। क्वेश्चन जो भी हो आपको समझना है उसको, और उसको आंसर करना है, ठीक है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या CFT के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति, रंग व स्पेक्ट्रम तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। संक्रमण धातु संकुलों में रंग प्रमुख 2 कारणों से होता है जिसकी व्याख्या CFT के आधार पर हम कर सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम इसके रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं, जो मुख्य 2 कारणों से होती है। पहला है आपका DD संक्रमण या DD ट्रांजिशन, और दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है CTS या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण संकुल, ठीक है। ये दोनों जो है आपसे सम्मिलित रूप से पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग करके पूछ लिए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ CFT पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सोच समझकर आंसर करना है। देखिए DD संक्रमण जो है आपका पहला इसका रीजन है, जब केंद्रीय
धातु परमाणु पर लिगेंड आक्रमण करते हैं तो धातु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विभाजन या स्प्लिटिंग हो जाते हैं, जिनमें T2G कक्षक कम ऊर्जा वाले तथा EG कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। देखो स्प्लिटिंग के बाद में हमने क्या कहा था कि जब लिगेंड आक्रमण करते हैं तो इनकी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है, जिसमें दो प्रकार के कक्षक बनते हैं, T2G कक्षक और EG कक्षक। T2G कक्षक वो कक्षक होते हैं जिनका ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम होती है, जबकि EG कक्षक वे कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर T2G से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन पराबैंगनी अथवा दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसी कारण वह संकुल रंगीन दिखाई देता है या कलरफुल दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण है आपका TiS2O6+3 हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम टाइटेनियम का जो है ऑक्सीकरण नंबर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर X टाइटेनियम को मान लिया हमने, H2 आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो +0 इक्वल टू चार्ज कितना है एंटाइटी पर आपका +3। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो आपका X बराबर +3 आ गया, और +3 तो मतलब टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। अब यहाँ पर टाइटेनियम का जो है एटॉमिक नंबर 22 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 3d2 4s2। अब यहाँ से इस विन्यास से आपको +3 जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं निकालने होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 2 तो आपके S सबसेल से निकलेंगे, 1 D से निकलेगा। तो देखो यहाँ पर जो विन्यास बचेगा ओनली और ओनली आपका देखिए D1 विन्यास आपका बचता है। क्या बचता है? D1 विन्यास बचता है। अब D1 के लिए हम जो हैं इसका जो है आरेख बनाते हैं, स्प्लिटिंग पैटर्न इसका दिखाते हैं। तो देखो ये आपका D1 विन्यास है, टाइटेनियम +3 आयन के समान ऊर्जा वाले 5D कक्षक। इसमें D1 एक इलेक्ट्रॉन आपका देखो यहाँ भरा हुआ है, बाकी सारे ऑर्बिटल खाली है। अब यहाँ इनकी स्प्लिटिंग होती है तो T2G और EG कक्षकों में स्प्लिटिंग होती है। EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक है, T2G की कम है। लेकिन अब यहाँ ध्यान रहे ये प्रकाश की अनुपस्थिति में जो है कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हमने लास्ट ईयर देखा था, इसमें लास्ट ईयर में पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं कि T2G में 1 इलेक्ट्रॉन तो G के ऊपर 1 लिख दिया, EG में 0 लगाया हुआ तो EG में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए EG के ऊपर 0 लगाया हुआ है मैंने। ये सब चीज़ें हो रही है प्रकाश की एब्सेंस में। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरणें पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन पर, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में, तो जैसे ही इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये प्रकाश की ऊर्जा किरणों से ऊर्जा अवशोषण करता है, और अवशोषण करते हुए EG कक्षक में प्रवेश कर जाता है ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके हायर एनर्जी लेवल में तो चला गया है, लेकिन हायर एनर्जी लेवल में इसका स्थायित्व कम होता है। तो ये अपना स्थायित्व पाने के लिए पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करता हुआ वापस से आपका जो है T2G कक्षक में आएगा, और T2G कक्षक में आएगा तो यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन ये कर रहा है ये विकिरणों के रूप में होता है, और ये विकिरणों के रूप में जो ऊर्जा निकलती है इसी कारण अपने को कॉम्प्लेक्स रंगीन दिखाई देते हैं, कलर्ड दिखाई देते हैं। और इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य का जो अंतर है वो है 4 × 10⁻⁻12 अर्ग। ये डेल ओ की इनके बीच का अंतर है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे वो देखो ऐसे लिखेंगे, T2G 0, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और EG 1। ये हो गए आपके जॉन टेलर इफेक्ट की बात। यदि आपको इसमें कोई भी परेशानी हो, समस्या